जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल फैजान लेक्चरर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल की वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 के 3 क्वेश्चन कवर किए थे और आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कहता है कि हमारे पास HCF 306 और 657 ये दो संख्याएं हैं जिनका HCF 9 दिया हुआ है। हमें इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। हम जानते हैं, यहां पर लिखेंगे, हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM और HCF। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF के। ये कल की वीडियो में, यानी जो इससे पीछे की वीडियो थी, उस वाली वीडियो में ये इस फार्मूले को हमने देखा था। इसी से हम निकालेंगे LCM को। इस फार्मूले से हम LCM और HCF को ज्ञात कर सकते हैं। बस यहाँ पर हम वैल्यू को फिल करेंगे। हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी हैं? संख्याएं हमारे पास एक संख्या है 306 और दूसरी है 657। लिखेंगे 306 और 657। दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया। ये बराबर होता है किसके? LCM और HCF के। LCM हमें पता नहीं है, LCM अभी हम नहीं जानते हैं। हमें HCF क्वेश्चन में दिया हुआ है। HCF कितना है? 9 है। तीन सौ छः इंटू 657 बटा ये LCM के गुणे में है 9। ये जब गुणे में होता है वो आ जाता है बटे में। बराबर के इधर क्या बचा? LCM बचा। 306 इंटू 657, 306 इंटू 657। LCM के गुणे में क्या है? 9। ये गुणे वाली संख्या जो है वो बराबर के इधर जब आती है तो बटे में हो जाती है। इधर हम काट लेंगे, 9 तिया 27, 306 को काटेंगे, 9 तिया 27, 30 में बचेगा 3, इधर होके इधर मिलके हो जाएगा ये 36, 9 चौक 36। हमारे पास बचा है 34 657 बराबर LCM। 34 657 बराबर LCM। इधर गुणा कर लेंगे हम 657 और 34 की। ठीक है, शुरू करते हैं गुणा। 4 सत्ते 28 के 8 हासिल जाएंगे 2, 4 पंचे 20 तो 22 का 2 हासिल 2, 4 संग 24 और 2 26। 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 पंचे 15, 2 17 के 7 हासिल 1, 3 6 18 1 19। जोड़ेंगे 8, 3 7 6 13 के 3, 9 2 11 1 12 के 2 हासिल 1। हमने 34 और 657 की जब मल्टीप्लाई की तो हमारे पास निकल के आया 22,338। LCM बराबर क्या निकल के आया? 22,338। इसे हम इस प्रकार से लिख देंगे, LCM बराबर 22,338। ये हमारा हो गया आंसर, 22,338 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। 306 और 657 हमें दो संख्याएं दी हुई हैं जिनका हमें HCF दिया हुआ है 9। हमसे ये पूछ रहा है कि 306 और 657 का हमें LCM ज्ञात करना है। LCM ज्ञात करने के लिए हमने ये कल देखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM और HCF के। हमारे पास दो संख्याएं क्या है? 306 और 657। इसका हमने
इधर मल्टीप्लाई किया है, बराबर कर दिया एलसीएम के, और एचसीएफ हमारे पास है गुणे में 9, ये हमने रख दिया यहाँ पे। 306 और 657 एलसीएम के गुणे में है 9, गुणे की संख्या जब बराबर के इधर आती है तो बटे में आ जाती है, बटे में आया 9, 9 से हमने 306 को विभाजित किया, हमारे पास निकल के आया 34। 34 और 657 का हमने मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम बराबर हमारा आ गया है 22,338। ये हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ, आप इसे नोट करेंगे। फिर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, जो कि कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमारा प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है कि जांच कीजिए कि कोई भी 6n एक संख्या है, क्या वो जो है 0 पर समाप्त हो सकती है। शुरू करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5। हम जानते हैं, यहाँ पे हम पहले समझ लेंगे कि जैसे कोई 70 है, 70 संख्या कोई है, और हमारे पास कोई संख्या है 60। ये दो संख्याएं हैं, इनका इकाई अंक 0 है, इसका भी इकाई अंक 0 है। तो देखेंगे इसके गुणनखंड करके, 2 जाएगा, ये 2 3 6, 15 दूनी 30, 3 पंचे 15, 5 इक्कन 5। इसके गुणनखंड करेंगे, 2 3 6, बचेगा 1, 2 पंचे 10, 5 से 8 लेंगे इसे, 5 सत्ते 35, 7 इक्कन 7, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ये 60 के गुणनखंड हो गए। 70 के गुणनखंड देखेंगे, 2 इंटू 5 टू 7, ये 70 के गुणनखंड हो गए। हमने यहाँ पे देखा कि कोई भी एक संख्या जो 0 पे समाप्त होती है, जैसे 70 और 60, ये 0 पे समाप्त होने वाली ऐसी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंड करने पर 5 अवश्य आता है। जिनके गुणनखंड हम करते हैं तो 5 हमें एक गुणनखंड जरूर देखने को मिलता है। आप यहाँ पे चाहे 20 ले सकते हैं, 20 ले लें, 20 के गुणनखंड करेंगे, 2 दशामन 20, 2 पंचे 10, 5 इक्कन 5। 20 के गुणनखंड करने पर हमने देखा कि यहाँ पे भी 5 हमें मिल रहा है। तो ऐसी कोई भी संख्या जो 0 पे समाप्त होती है, उसके जब गुणनखंड किए जाते हैं तो 5 हमें एक ऐसा गुणनखंड जो हमें जरूर मिलता है। यहाँ पे भी यही हमें बताना है कि 6n जब 0 पे समाप्त होगी तो क्या इसके गुणनखंड में 5 आएगा या नहीं आएगा। चलिए अब हम निकाल के देख लेते हैं कि इसके इकाई अंक जो कि 0 पे समाप्त होता है अगर, तो इसके गुणनखंड करने पर हमें 5 मिलेगा। यदि 5 हमें मिलता है तो यह 0 पर समाप्त हो सकती है। हमारे पास हम लिखेंगे यहाँ पर, यदि संख्या 6n का इकाई अंक 0 है तो इसके गुणनखंडों में 5 अवश्य होगा, अवश्य होगा। अगर मान लो 6n 0 पे समाप्त हो सकती है तो इसके गुणनखंड हम करेंगे तो उसमें 5 जो है वो जरूर निकल के आएगा। अगर निकल के आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। अभी हमने बताया था इधर की कोई भी संख्या, जैसे अब इस बार हम ले रहे हैं 40, या एक 0 पर समाप्त होने वाली संख्या है, इसके गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 दशामन 20, 2 पंचे 10, 5 इक्कन 5। यहाँ पे हमने देखा कि 40 जिसके गुणनखंड करने पर हमें मिलता है 5।
जीरो पे समाप्त होने वाली ये संख्या है 40। इसके हमने गुणनखंड किए तो हमारे पास निकल के आया कि 5 भी इसके गुणनखंडों में सम्मिलित है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या जो जीरो पे समाप्त होती है उसके गुणनखंड जब किए जाएंगे तो 5 उसमें सम्मिलित होगा, अर्थात वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि यदि संख्या 6n का इकाई अंक 0 है, अर्थात वो 0 पर समाप्त होने वाली संख्या है, तो इसके गुणनखंडों में 5 अवश्य होगा, अर्थात वो 5 से विभाज्य होगी। चलिए अब 6n इसके गुणनखंड करके देखते हैं कि इसमें 5 गुणनखंड है या नहीं है। 6n n बराबर हम मान लेंगे यहां पर 1 2 3, ये हमने मान लिया। n बराबर हमने मान लिया, माना है। आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, n बराबर 2 भी ले सकते हैं, n बराबर 4 भी ले सकते हैं, n बराबर 5 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हमारे पास n तो दिया है और n की वैल्यू हम पहले रखेंगे। 6 हमारे पास दिया है, n की वैल्यू हम यहां से पहले रख के देखेंगे 1। n की वैल्यू 1 रखने पर 6 इसके गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि 5 आता है या नहीं आता है। तो n बराबर 1 ले लिया यहां पर, ये हो गया 6 की पावर 1, 6 हो गया। 6 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3, यहां पे हमें 5 नहीं मिला। फिर एक बार और हम चेक कर लेंगे n की पावर 2 लेकर, n की पावर 2 लेंगे, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर मतलब 36। 36 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36। 6 की पावर हमने 2 ली, फिर भी हमने देखा कि हमारे पास जो गुणनखंड है उसमें 5 कहीं भी नहीं हमें दिखाई दे रहा है। फिर एक बार हम और चेक कर लेते हैं, 6 की पावर 3 रखकर गुणनखंड करेंगे। 6 का क्यूब होता है 216, 216 इसके गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4, 216 के इधर हम करके देख लेते हैं गुणनखंड। 2 दशामलव 20, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नियम 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 36, 3 इक्कन 3। कितने गुणनखंड हो गए? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गए 216 के गुणनखंड। इसमें आपको कहीं भी 5 नजर नहीं आ रहा है। 216 के गुणनखंड, इसमें भी हमें कहीं भी 5 नजर नहीं आ रहा है। तो अर्थात यह संख्या जो है 6n वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके गुणनखंड करने पर हमें 5 मिलता है, अर्थात वो 5 जो है उस संख्या को विभाजित करता है। लेकिन ना तो 216 में हमें 5 दिख रहा है, ना तो 36 में हमें 5 दिख रहा है, ना तो 6 में हमें 5 दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं, लिखेंगे 6n के गुणनखंडों में 5 गुणनखंड नहीं मिलता है। तो संख्या 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी। यहां पे हम लिखेंगे कि 6n के गुणनखंडों में
या भी हमने गुणनखंड करके देखे थे ये। इस 6n के गुणनखंडों में 5 गुणनखंड, 0 पे समाप्त होने के लिए 5 अवश्य चाहिए हमें। अगर 5 नहीं मिल रहा है तो 0 पे समाप्त नहीं होगी। हमने देखा कि 5 गुणनखंड नहीं मिलता है। कौन कौन मिलता है? 2 मिलता है, 3 मिलता है। तो संख्या 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी। यह हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, कंप्लीट। तो दोस्तों आप इसे नोट करेंगे। फिर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों अब हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमें सिद्ध करना है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 7 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 5। हमें ये बताना है कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये हमें व्याख्या करनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ये हमें बताना है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो पहले हम भाज्य और अभाज्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि भाज्य और अभाज्य होता क्या है। जब हमें ये बात पता लग जाए कि भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है तो हम इसे भी डिफाइन कर सकते हैं। यहां पे देखेंगे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। जैसे यहां पर हम ले लेते हैं 14, यहां पे ले लेते हैं हम 17। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, 2 से अधिक होते हैं। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। और अभाज्य संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 या 2 से कम होते हैं, तो वो क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो संख्याएं किसी से विभाजित ना हो, यानी खुद से और 1 से विभाजित हो, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। और जो संख्याएं किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, जैसे 1 को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाएं और खुद से भी विभाजित हो जाती हैं, वो हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे हम विभाजन करेंगे, गुणनखंड करेंगे 2 सत्ते 14, 7 इक्कन 7, 1 इक्कन 1। 17 के गुणनखंड करेंगे 17 इक्कन 17, 1 इक्कन 1। कितने गुणनखंड है? केवल 2 गुणनखंड है। तो जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो वो संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। और जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यहाँ पे हमें 3 दिखाई दे रहे हैं गुणनखंड, यहाँ पे हमें 2 दिखाई दे रहे हैं। तो जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो भाज्य संख्या होगी। जिस संख्या के गुणनखंड 2 से कम होंगे तो वो अभाज्य संख्या होगी। इस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि जो संख्या खुद या 1 से विभाजित हो वो अभाज्य संख्या है। जो संख्या किसी दूसरी संख्या और 1 से भी विभाजित हो जाए और खुद से भी विभाजित हो जाती है, वो भाज्य संख्या होती है। चलिए इसमें हम देखेंगे कि ये अभाज्य संख्याएं हैं या भाज्य संख्याएं हैं, और भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं। पहली संख्या हमारे पास है, ये हमारे पास दूसरी संख्या है। चलिए इसमें देखते हैं कि पहली संख्या जो है वो भाज्य क्यों है। पहली संख्या, अभी हमने देखा था कि जो संख्या भाज्य होती है उसके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। जो संख्या भाज्य नहीं होती है उसके गुणनखंड 2 होते हैं या 2 से कम होते हैं। पहली संख्या है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस के 13। गुणा करेंगे इसकी, 13 ले लेंगे कॉमन यहां से, अंदर बचेगा 7 गुणे 11 प्लस का 1। अंदर गुणा हो जाएगी, 11 सत्ते 77 प्लस 1 78। जोड़ लेंगे
77 1 78। ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो यहाँ आ जाएगा गुणे का निशान, इसकी गुणा करेंगे 13 8 104 का 13 8 104, 13 8 104 हासिल 10, 13 7 91, 91 10 और 100, 1014 के गुणनखंड करेंगे 1014, 2 से काटेंगे तो 7 2 पंचे 10, बचा 1, इधर हो गया 14, 2 7 14, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 20 हो गया, 3 6 18, 3 9 27, 13 से काटेंगे 13 13 169, 13 एकम 13। यहाँ पे हमने देखा है कि 1014 के गुणनखंड 2 से अधिक हैं, 1014 के गुणनखंड 2 से अधिक हैं, तो ये क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। लिखेंगे 1014 के गुणनखंड 2 से अधिक है, अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। अब हम देखते हैं अपनी दूसरी संख्या, जिसे हमें सिद्ध करना है कि भाज्य संख्या क्यों है। दूसरी संख्या हमारे पास है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 2 1 प्लस के 5। सबकी गुणा कर लेंगे, 7 6 42, 7 6 42, 5 6 20, 60 दूनी 120, 120 51 120 प्लस 5। भाग जो बोर्डमास के नियम से भाग तो यहाँ पे है नहीं, भाग के बाद आता है गुणा। पहले हम गुणा करेंगे फिर बाद में जोड़ेंगे। 42 की गुणा 0 से 42, 42 की गुणा 2 से 42 दूनी 84 के 4 हासिल जाएगा 8, 42 कम 42, 42 और 8 50 प्लस में 5, 5040 में 5 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 5045। ये हमारी संख्या हो गई। इसके जब गुणनखंड हम करके देखेंगे तो यदि गुणनखंड इसके 2 से अधिक आ रहे हैं, 2 से अधिक अगर गुणनखंड आ रहे हैं तो ये भाज्य संख्या होगी। काटेंगे इसे 5 से 5 दशामन 50, 5 9 45, 109 किससे कटेगा, 109 किसी संख्या से नहीं कटेगा, 109 51 109 1 51 1। यहाँ पे गुणनखंड हमारे पास निकल के आ गए 3 गुणनखंड, 5 109 और 1, अर्थात ये एक भाज्य संख्या है। इसके गुणनखंड 2 से अधिक है और 5 से भी ये विभाजित है, तो ये क्या है, एक भाज्य संख्या। यहाँ पे लिखेंगे 5045 के गुणनखंड, 5045 के गुणनखंड 2 से अधिक है, तो 5045 भाज्य संख्या है, अतः 5045 के गुणनखंड 2 से अधिक है, अतः 5045 भाज्य संख्या है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया है, ये भी हमारा प्रूव्ड है। हमने देखा कि हमें व्याख्या करनी थी कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 प्लस 5, 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। ये हमें बताना था कि ये भाज्य क्यों है। हमने पहले देखा था कि भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी संख्या दूसरी संख्या से कट जाती हैं।
भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी दूसरी संख्या से कट जाती हैं। जैसे यहाँ पर 12, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 6, 3 6 दूनी 12, यहाँ पे 12 है। 12 किसी दूसरी संख्या से कट रहा है और इसके गुणनखंड जो है वो भी 2 से अधिक है, तो 12 एक भाज्य संख्या है। लेकिन 17 किसी दूसरी संख्या, 17 एकदम 17 से ही कटेगा और 1 से कटेगा, तो ये किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता है, खुद से कटता है और 1 से कटता है। और जो इसके गुणनखंड होते हैं वो 2 से अधिक नहीं होते हैं, तो भाज्य संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक होंगे और अभाज्य संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक नहीं होंगे। यहाँ पे हमने यही चीज निकाली, संख्याएं हमारे पास दी हुई थी, हमने सॉल्व करके उनके गुणनखंड निकाले, गुणनखंड करके देखा कि 2 से अधिक किसके हैं और 2 से कम किसके हैं, तो दोनों संख्याओं के हमारे गुणनखंड जो थे वो 2 से अधिक हैं, हमारी दोनों संख्याएं भाज्य संख्या होगी। ये हमारा छठा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसे नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपना प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट तथा रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। स्थान पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन का मतलब यह है कि कोई मैदान है, उसका वृत्ताकार पथ है, ऐसे इस ट्रैक पे चलते हैं। सोनिया मान लो यहां से चलती है, ये सोनिया चलती है यहां से, सोनिया यहां से चलती है, तो सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। और रवि वहीं से चलता है, उसी स्थान से, तो रवि को लगते हैं 12 मिनट। ये दोनों एक साथ चले, दोनों एक ही दिशा में, मान लो इधर के लिए चले, सोनिया इधर चली इसी स्थान से, तो इसे लगते हैं 18 मिनट एक चक्कर लगाने में। रवि इसी स्थान से चलता है इसी दिशा में एक साथ, तो इसे लगते हैं 12 मिनट चक्कर लगाने में। तो इनके टाइम का डिफरेंस आ रहा है 6 मिनट का। ये कितने समय बाद जो है ये दोनों एक साथ मिलेंगे, कितने समय बाद ये दोनों एक स्थान पे मिलेंगे, ये हमें बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। जो हमारा एलसीएम होता है वही क्या होता है, हमारा आंसर होगा। देखते हैं, सोनिया को लिखेंगे हल। सोनिया को चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, 18 मिनट है। 18 मिनट सोनिया को चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट। रवि को लगने वाला समय, रवि को लगने वाला समय हमारे पास दिया हुआ है 12 मिनट। 18 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा उसी आंसर पे, मतलब उसी समय पर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। निकालेंगे, 18 के गुणनखंड करेंगे, 12 के गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 ने 18, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 इक्कन 3। यहाँ काटेंगे 2 से 2 छन 12, 2 तिया 6, 3 इक्कन 3। ये होगा गुणनखंड। 18 के है 2 गुणे 3 गुणे 3,
2 गुणे 3 गुणे 3, 12 के 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। एलसीएम, ये एक जोड़ा यहां बना है, एक जोड़ा ये यहां बना है। इस जोड़े से केवल बाहर आ जाएगा, इस जोड़े से केवल एक ही 2 बाहर आएगा, बाकी सबकी गुणा हो जाएगी। 3 की गुणा, फिर नीचे 2 की गुणा हो जाएगी, फिर क्या है, फिर एक जोड़ा है, फिर इस जोड़े से केवल एक 3 ही बाहर आएगा। सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तियां 6, 6 दूनी 12, 12 तियां 36, 36 मिनट। ये आंसर हो गया हमारा आंसर। किसी खेल का मैदान है, ये खेल का मैदान है कोई, जहां से सोनिया स्टार्ट करती है वहीं से रवि भी स्टार्ट करता है चलना। एक ही दिशा में दोनों चलते हैं। सोनिया लगाती है 18 मिनट में एक चक्कर, रवि लगाता है 12 मिनट में एक चक्कर। तो हमें ज्ञात ये करना है कि ऐसा कौन सा टाइम होगा कि ये दोनों किसी न किसी समय एक ही साथ में चलना फिर से जो है एक स्थान पर मिलेंगे। 18 मिनट में सोनिया लगाती चक्कर, रवि लगाता है 12 मिनट में। हमें यह ज्ञात करना है कि वो कौन सा टाइम होगा जब ये दोनों एक साथ में मिलेंगे। तो जिसके लिए हमने यहाँ पे लिखा सोनिया को चक्कर लगाने में समय, रवि को चक्कर लगाने में समय ये। और ऐसे क्वेश्चन में हम एलसीएम ज्ञात करते हैं, जो एलसीएम होता है हमारा वही क्या होता है, आंसर। तो ये दोनों 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद जो है एक दूसरे से मिल सकेंगे। तो आज की हमारी प्रश्नावली कंप्लीट हुई है और आने वाली वीडियो में हम शुरू करेंगे अपनी प्रश्नावली 1.3। तो दोस्तों, यदि हमारे इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है, आपको कुछ सीखने को मिला है, आपकी पढ़ाई बेहतर हो रही है, कुछ सुधार हो रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हमारे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल फैजान लेक्चरर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।